हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम नवंबर के थर्ड वीक के पंजाब के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो पंजाब में 12 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक 2020 में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इन करंट अफेयर्स का आने वाले पंजाब के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है, whether it is your पटवारी एग्जाम्स, whether it is all other exams that the government of Punjab is notifying, including the PCS prelims as well as mains। तो इस वीडियो में हम इस हफ्ते पंजाब में इकोनॉमी की एक न्यूज, हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट न्यूज, पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड एक न्यूज और ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से रिलेटेड एक न्यूज डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट स्ट्रेट इनटू इट। इकोनॉमी में पहली न्यूज है, आरबीआई एक्सटेंड सीसीएल लिमिट ऑफ पंजाब फॉर प्रोक्योरमेंट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब की कैश क्रेडिट लिमिट एक्सटेंड कर दी है फॉर पैडी प्रोक्योरमेंट इन दिस खरीफ सीजन। अब सबसे पहले समझते हैं कि कैश क्रेडिट लिमिट होती क्या है। अगर हम एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक इंडिविजुअल बैंक में जाकर अपना अकाउंट ओपन करता है। इट कैन बी अ क्रेडिट अकाउंट, इट कैन बी अ सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, बहुत तरह के अकाउंट्स होते हैं। वन अकाउंट टाइप इज द कैश क्रेडिट लिमिट अकाउंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तब भी मुझे एक पर्टिकुलर क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड कराई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव 1 लाख रुपीज एज क्रेडिट लिमिट, तो अगर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं तब भी मैं 1 लाख रुपए तक अकाउंट से विड्रॉ करा सकता हूं, लेकिन उसके बदले में मुझे पर डे बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स चलते हैं और रिजर्व बैंक भी उन स्टेट्स को कैश क्रेडिट प्रोवाइड कराता है। तो हर स्टेट को उस कैश क्रेडिट को यूज करने की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जो एग्रीकल्चर प्राइमरी स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश, इनको इन पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ती है प्रोक्योरमेंट के टाइम पे, क्योंकि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पे जब भी इनको अपना किसानों से प्रोड्यूस खरीदना होता है तब इन्हें बहुत सारे पैसों की अचानक जरूरत पड़ती है। सो दैट इज हाउ दिस कैश क्रेडिट लिमिट वर्क्स इन केस ऑफ दीज एग्रीकल्चरल स्टेट्स। तो इसी कंटेक्स्ट में ये न्यूज है कि आरबीआई ने करंट खरीफ प्रोक्योरमेंट सीजन में पंजाब की कैश क्रेडिट लिमिट को एक्सटेंड कर दिया है। अब इसके 2-3 इंप्लीकेशन हैं। पहला तो ये कि हमें ये पता चला कि कैश क्रेडिट लिमिट होती क्या है। दूसरा ये कि ये एक्सटेंड करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो एमएसपी का रेट बढ़ाया गया हो जो कि नहीं किया गया है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि प्रोक्योरमेंट पिछली बार से ज्यादा हुई हो, विच इज द केस हियर। सो लेट अस सी। The Reserve Bank of India has enhanced the cash credit limit to rupees 44,000 crore till November end for the second time। तो नवंबर एंड तक कैश क्रेडिट लिमिट को बढ़ा दिया गया है and it has been increased to 44,028 करोड़, 44,000 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। मतलब पहले जो लिमिट थी वो 35,500 करोड़ के करीब थी, अब 8500 करोड़ जो है वो एक्स्ट्रा ग्रांट किया गया है पंजाब सरकार को। उसका कारण क्या है? पिछले साल 150 लाख मीट्रिक टन्स प्रोक्योरमेंट हुई थी पंजाब में। इस साल अब तक 191 लाख मीट्रिक टन पैडी प्रोक्योर की जा चुकी है, विच इज अ बिग डेवलपमेंट। तो इतनी पैडी अब तक प्रोक्योर की जा चुकी है। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि पैडी की प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई है एक साल में, और दूसरा कारण यह हो सकता है कि दूसरी स्टेट से लाकर पैडी पंजाब में बेची जा रही हो। तो एक्चुअली में जो ये इंक्रीज है ये इन दोनों फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। पंजाब में प्रोक्योरमेंट ज्यादा है क्योंकि एक तो पिछले साल से प्रोडक्शन थोड़ी सी ज्यादा हुई है और दूसरा दूसरे स्टेट से लाकर पंजाब में पैडी बेची जा रही है, जिसका कारण यह है कि पंजाब में किसानों को ऐसा लगता है कि हमें एमएसपी ज्यादा अच्छे से मिल जाएगा, इसलिए कई hundreds of trucks have also been impounded on their way from Bihar and UP to Punjab to sell their produce here। वहां से सस्ते रेट पर कनक खरीद कर या वहां से सस्ते रेट पर जो पैडी है उसको खरीदकर यहां पर लाकर बेचा जा रहा था, जिसे पुलिस ने बहुत सारे ट्रक्स ऐसे पकड़े हैं। So that means both the factors are instrumental in taking this number
अप बाय 41 लाख मीट्रिक टन्स। तो इस वजह से पंजाब सरकार को ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी और आरबीआई ने कैश क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी 35,500 करोड़ से 8500 करोड़ बढ़ाकर 44,000 करोड़ रुपीज इज द कैश क्रेडिट लिमिट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट विद आरबीआई। तो कैश क्रेडिट लिमिट क्या होती है? एक कैश क्रेडिट लोन की तरह होता है जो कि आरबीआई अलाउ करता है कि स्टेट गवर्नमेंट उससे बोरो कर सकती हैं। यानी कि पंजाब का जो अकाउंट आरबीआई के साथ चल रहा है दैट इज -44,000 करोड़ रुपीज एट प्रेजेंट। तो इस पे एक लिमिट भी है जो कि अभी बढ़ाई है आरबीआई ने। सेकेंडली, इसके ऊपर इंटरेस्ट प्रॉपर चार्ज होता है। सो द पंजाब गवर्नमेंट विल हैव टू रिटर्न द लोन इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम और तब तक के लिए भी पंजाब सरकार के ऊपर उसका प्रॉपर इंटरेस्ट लगेगा। ये जो बोरोइंग लिमिट है ये पहले से डिफाइंड होती है, इससे ज्यादा बोरो नहीं किया जा सकता। और जितनी भी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमीज हैं जैसे कि पंजाब हो गया, ये यूजुअली इस पैसे को कहां यूज करती हैं? फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। तो ये जो लिमिट को एक्सटेंड किया जाना या कम किया जाना किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? सबसे पहला तो उस स्टेट की क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उस स्टेट की जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो कैसी है, उस स्टेट ने पहले जितनी बार पैसे लिए उनको टाइम पर वापस किया या नहीं। ऑल दोज फैक्टर्स दे काउंट। तो यहां पर पंजाब के लिए वो बढ़ा दी गई है। सो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस आर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। उसके बाद ये जो कैश क्रेडिट लिमिट है ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस से कैसे अलग है? व्हाट आर वेज एंड मीन्स एडवांसेस? कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस के फॉर्म में अपना रेवेन्यू कलेक्ट करती है और खर्चे भी उसके बहुत सारे होते हैं, वेलफेयर स्कीम्स, सैलरीज पे करना। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरा साल चलता रहता है। हर महीने कुछ रेवेन्यू सरकार के पास आता है, कुछ एक्सपेंडिचर सरकार करती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर महीने का वो जो एक्सपेंडिचर है और जो रेवेन्यू है वो मैच हो जाए। तो इस मिसमैच को दूर करने के लिए कई बार सरकार को कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है। फॉर फिलिंग दैट गैप द आरबीआई प्रोवाइड सम मनी टू द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज वेज एंड मीन्स एडवांसेस और WMA। तो इट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट देन कैश क्रेडिट लिमिट। कैश क्रेडिट लिमिट में एक पर्टिकुलर बड़े खर्चे के लिए स्टेट को कैश क्रेडिट प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन वेज एंड मीन्स एडवांसेस में टेम्परेरी मिसमैच को दूर करने के लिए ऐसा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक महीने में पंजाब सरकार को 1000 करोड़ की रेवेन्यू हो लेकिन 1500 करोड़ का खर्चा हो जाए, तो 500 करोड़ का शॉर्टफॉल फिल करने के लिए द पंजाब गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेस। सो ये एक थोड़ा सा फर्क है जो आपको याद रखना है। हिस्ट्री और कल्चर की बात करें तो 4 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं इस हफ्ते। पंजाब गवर्नमेंट टू टॉक विद सेंटर फॉर नेशनल मार्टर टैग टू करतार सिंह सराभा। तो जो करतार सिंह सराभा हैं उनका मार्टर डे मनाया गया, रिसेंटली उनका शहीदी दिवस मनाया गया और इस मौके पर पंजाब सरकार ने डिसाइड किया है कि वो सेंटर गवर्नमेंट से मांग करेंगे कि करतार सिंह सराभा को एक राष्ट्रीय शहीद का दर्जा दिया जाए, एक नेशनल मार्टर का दर्जा दिया जाए। तो उनका जो विलेज है सराभा विलेज इन लुधियाना डिस्ट्रिक्ट, वहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्पोर्ट्स क्लब का इनॉग्रेशन किया गया, उनके नाम पर काफी कुछ किया गया। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में हमें यह जानना जरूरी है कि करतार सिंह सराभा कौन थे। तो उनकी जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो करतार सिंह सराभा जो थे, ही वॉज एन इंडियन रेवोल्यूशनरी। जैसे कि सरदार भगत सिंह थे, जैसे कि सुखदेव, राजगुरु थे, शहीद उधम सिंह थे, उस तरह से करतार सिंह सराभा इज ऑल्सो इंडियन रेवोल्यूशनरी। इनका जन्म हुआ था सराभा विलेज लुधियाना में, जहां पर यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया। 15 साल की उम्र में ये गदर पार्टी के मेंबर बन गए थे। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ गदर पार्टी। ओके, मिड 1913 में ये पार्टी फाउंड की गई थी और जो करतार सिंह सराभा थे इन्होंने अपना यूनिवर्सिटी वर्क छोड़ दिया था, यानी कि इन्होंने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ दी थी एंड ही जॉइंड लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के साथ जुड़कर इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर शुरू किया था गदर, जिसका जो गुरमुखी एडिशन था, जो पंजाबी में उसका एडिशन था, क्योंकि जो गदर अखबार था वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में छपता था, हिंदी, उर्दू,
पंजाबी, तो उसमें जो पंजाबी या गुरमुखी लैंग्वेज का पेपर था उसको एडिट करते थे करतार सिंह सराभा। तो इतनी छोटी उम्र में इन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और रेवोल्यूशन में ये आ गए थे। सो गुरमुखी एडिशन को ये एडिट करते थे और ये देशभक्ति की कविताएं भी लिखते थे पंजाबी लैंग्वेज में, पैट्रियोटिक पोएट्री इन पंजाबी लैंग्वेज। 1915 नवंबर में लाहौर में करतार सिंह सराभा को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। तो गदर पार्टी के साथ एसोसिएटेड रहने की वजह से अंग्रेजों ने करतार सिंह सराभा को जान से मार दिया था, उन्हें फांसी दे दी गई थी इन 1915 एट लाहौर। तो बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन की, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का हिस्सा बने, रेवोल्यूशनरी लिटरेचर को प्रमोट किया और ये शहीदी को प्राप्त हुए। तो पंजाब में बहुत ही प्रोमिनेंटली इनका नाम लिया जाता है अमंग ऑल द फ्रीडम फाइटर्स। तो अब पंजाब सरकार इसीलिए ये मांग करने वाली है सेंटर से कि इन्हें एक राष्ट्रीय शहीद का दर्जा दिया जाए। सो करतार सिंह सराभा बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज जो हिस्ट्री एंड कल्चर से है इस हफ्ते, एक नई नॉवल लिखी गई है नेम्ड द लास्ट क्वीन, अ न्यू नॉवल ऑन रानी जिंदा। अब रानी जिंदा जो थी ये महाराजा रंजीत सिंह की सबसे छोटी महारानी थी एंड शी वॉज द लास्ट क्वीन ऑफ पंजाब, क्योंकि ब्रिटिश रूल पंजाब में शुरू हुआ 1849 में, जब ब्रिटिश ने पंजाब को एनेक्स कर लिया था। और 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई थी। महाराजा रंजीत सिंह डाइड इन 1839। तो 1839 से लेकर 1849 तक का 10 साल का जो पीरियड था, इसमें ब्रिटिश ने बहुत सी वॉर्स लड़ी सिखों के साथ, पंजाब की जो हुकूमत थी उसके साथ। तो महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद वो कौन था जिसने इतने साल तक ब्रिटिश को पंजाब पर हुकूमत नहीं करने दी? सो वन ऑफ दोज पीपल वर रानी जिंदा, द मदर ऑफ महाराजा दलीप सिंह एंड द यंगेस्ट विडो ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। तो ये बुक जो है लिखी जा रही है, इसीलिए इसका नाम द लास्ट क्वीन है। तो इनके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हमें पता होनी चाहिए अबाउट रानी जिंदा, देखिए इनकी हिस्ट्री कुछ कुछ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी जैसी है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई वॉज अ वेरी लीडरशिप, हैड सो मेनी लीडरशिप क्वालिटीज। उन्होंने अंग्रेजों को फ्रंट से जाकर उनके साथ वो लड़ी, कुछ वैसा ही रानी जिंदा ने भी किया था। जो एंग्लो सिख वॉर्स हुई थी 1845-46 और 47-48 में जो ब्रिटिश के साथ लड़ी गई थी, उसमें बहुत सारी बैटल्स हुई जिनको रानी जिंदा ने लीड किया था। सो हु वाज रानी जिंदा? शी वाज द डॉटर ऑफ अ रॉयल कैनल कीपर। शी वाज द यंगेस्ट एंड लास्ट क्वीन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। तो इनकी बाकी क्वालिटीज के बारे में देखते हैं। तो जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई उस वक्त उनके बेटे जो दलीप सिंह थे, ही वॉज जस्ट 6 years old, सिर्फ 6 साल उनकी उम्र थी, तो वो राजपाट संभालने के बिल्कुल भी काबिल नहीं थे। ऐसे में उनकी जो मदर थी यानी कि द वाइफ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, शी टुक द चार्ज। सो शी बिकेम अ लेजेंडरी वॉरियर क्वीन। इन्होंने वॉरियर क्वीन का खिताब हासिल किया। इन्होंने ब्रिटिश के साथ लड़ाइयां लड़ी और इतने सालों तक पंजाब को ब्रिटिश राज में एनेक्स नहीं होने दिया। शी कंडक्टेड स्टेट बिजनेस इन पब्लिक। उस वक्त विमेन को ओपन में आना या पर्दे से बाहर निकलना या लीड करना जो था, इट वाज नॉट कॉमन। लेकिन रानी जिंदा ने ये सारे ट्रेडिशंस, ये सारे बंधन तोड़कर फ्रंट से आर्मी को लीड किया और पूरी की पूरी रियासत को, अपने पूरे के पूरे पंजाब को ब्रिटिश में एनेक्स नहीं होने दिया। शी एड्रेस्ड द खालसा ट्रूप्स हरसेल्फ, वेज्ड वॉर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये काफी ज्यादा वॉरियर क्वीन थी। इतनी ज्यादा ये पावरफुल और इतनी ज्यादा फॉर्मिडेबल थी कि ब्रिटिश इनसे इतना डर गए दैट दे स्टार्टेड हर चीज उनसे छीननी शुरू कर दी। इनसे इनका बेटा छीना, उनको बाहर भेज दिया। फाइनली शी वॉज ऑल्सो इम्प्रिजन्ड एंड एग्जाइल्ड। इनको भी इम्प्रिजन कर दिया, एग्जाइल कर दिया। उसके बाद एग्जाइल में भेज दिया इन्हें बाहर। उसके बाद पूरे पंजाब को एनेक्स कर लिया एंड देन शी वॉज देयर इन एग्जाइल अपने बेटे दलीप सिंह के साथ एंड देन दे डाइड आफ्टर फ्यू ईयर्स देयर। तो रानी जिंदा जो हैं ये इस वक्त न्यूज में आ गई हैं बिकॉज दिस न्यू नॉवल इज रिटन ऑन हर। तो ये सारे फैक्ट्स आपको रानी जिंदा के बारे में और इसी के साथ महाराजा रंजीत सिंह के बारे में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने
जरूरी हैं, बिकॉज इट इज अ न्यूज। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, यूएस हाउस हेल्ड फॉर रिकॉग्नाइजिंग गुरु तेग बहादुर सर्विस टू ह्यूमैनिटी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में न्यूयॉर्क की स्टेट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिससे कि उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को सम्मानित किया है। गुरु तेग बहादुर जी की जो कंट्रीब्यूशन है ह्यूमैनिटी के लिए उसको प्रेज किया है, राइट। तो उस रेजोल्यूशन पास करने का सारी सिख जत्थेबंदियों ने और सारी सिख ऑर्गेनाइजेशंस ने काफी ज्यादा प्रेज की है कि उन्होंने ऐसा किया है। सो गुरु तेग बहादुर जी के बारे में हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। सो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली ने गुरु तेग बहादुर जी को रिकॉग्नाइज किया है एज अ प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड एज अ प्रोटेक्टर ऑफ सिख कम्युनिटी फॉर हिज सेल्फलेस सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। तो जो वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट्स काउंसिल फॉर रिलीजन है, इस बॉडी ने यूएस स्टेट असेंबली की बहुत प्रशंसा की है कि उन्होंने ऐसा रेजोल्यूशन पास किया है। गुरु तेग बहादुर जी के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। सो गुरु तेग बहादुर जी वॉज द 9th of 10 गुरुज ऑफ द सिख रिलीजन। 9वें गुरु थे ये। ही वॉज बॉर्न एट अमृतसर इन 1621 और गुरु हरगोबिंद जी के, जो कि एक और सिख गुरु थे, इनके ये सबसे छोटे बेटे थे। गुरु हरगोबिंद जी के सबसे छोटे बेटे थे। ये 1665 से लेकर 1675 तक गुरु गद्दी पर रहे। 10 साल तक इन्होंने गुरु गद्दी संभाली और इनके 115 लिखतियां जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं। 115 हिम्स आर देयर इन गुरु ग्रंथ साहिब। जो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कही जाती है, इन्होंने मुगल एम्परर औरंगजेब की जो रिलीजियस फैनेटिसिज्म की पॉलिसी थी कि वो किसी भी नॉन मुस्लिम को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता था, उसको इन्होंने अपोज किया था। तो जो कश्मीरी पंडित थे उनको औरंगजेब ने फोर्स किया कि वो अपना रिलीजन बदलकर इस्लाम में कन्वर्ट कर लें, लेकिन जो कश्मीरी पंडित थे वो सब के सब गुरु तेग बहादुर जी के पास गए और जाकर उनसे रिक्वेस्ट की कि उन्हें उनकी हेल्प की जाए। तो गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब के पास गए और उन्होंने औरंगजेब को कहा कि अगर तुम मेरा धर्म बदलवा दोगे तो ये सब लोग भी अपना धर्म बदल लेंगे। तो औरंगजेब ने उनके ऊपर अत्याचार किए पर गुरुजी नहीं माने। फाइनली ही वॉज किल्ड, ही वॉज बिहेडेड। उनका सर कलम कर दिया गया था और जहां पर यह किया गया दिल्ली में, वहां पर आज शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। सो ही रेजिस्टेड द फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ हिंदू कश्मीरी पंडित्स एंड नॉन मुस्लिम्स टू इस्लाम। इन्होंने फोर्स्ड कन्वर्जन का विरोध किया एंड ही वॉज पब्लिकली किल्ड इन 1675 बाय मुगल एम्परर औरंगजेब इन दिल्ली। तो दिल्ली में इनका कत्ल कर दिया गया, ये शहीदी को प्राप्त हुए और वहां पर आज शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है, राइट। सो इनकी जो सर्विस थी ह्यूमैनिटी को लेकर, उसको ऑनर करने के लिए यूएस की असेंबली ने ये पास किया है। सो गुरु तेग बहादुर जी के बारे में इतना हमें पता होना चाहिए। एक और न्यूज जो कल्चर से रिलेटेड है पंजाब की इसी हफ्ते की, रोड्स टू बी नेम्ड आफ्टर आर्टिस्ट्स हिस्टोरियंस इन पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी बनाई है। अब तक जितनी भी रोड्स या ब्रिजेस या फिर जो नेशनल जो हमारे स्टेट के बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, उनका नामकरण जो किया जाता था वो गैलेंट्री अवार्ड विनर्स के नाम पे, ओलंपियंस के नाम पे या फिर किसी बहुत प्रोमिनेंट हिस्टोरिक पर्सनालिटी के नाम पे किया जाता था। अब इसको चेंज करके आर्टिस्ट्स और हिस्टोरियंस को भी इंक्लूड कर लिया गया है। यानी कि अब किसी इतिहासकार के नाम पर या किसी आर्टिस्ट के नाम पर भी रोड का नाम रखा जा सकेगा। तो जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विजेंद्र सिंगला हैं, उन्होंने ये जानकारी दी। तो पहले सिर्फ गैलेंट्री अवार्डीज, वॉर मार्टर्स, फ्रीडम फाइटर्स या ओलंपिक या वर्ल्ड लेवल चैंपियंस के नाम पर ही सड़कों के नाम रखे जाते थे। अब पहली बार खरड़ बस्सी पठाना रोड जो है पंजाब में, उसको ज्ञानी दित्त सिंह के नाम पर रखा गया है। सो द खरड़ बस्सी पठाना रोड इज नाउ नेम्ड ज्ञानी दित्त सिंह रोड। तो अब इस पॉलिसी के तहत जितनी भी नई रोड्स का नाम दिया जाएगा पंजाब में आने वाले वक्त में, आने वाले महीनों सालों में, वो सब हिस्टोरियंस या आर्टिस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो गुरु जो ज्ञानी दित्त सिंह के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। सो ज्ञानी दित्त सिंह प्राइमरीली ये एक हिस्टोरियन थे, स्कॉलर, पोएट, एडिटर, ये सब कुछ थे, बट प्राइमरीली ही वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड हिस्टोरियन। काफी बड़े इतिहासकार थे ये।
ये सिंह सभा के रिफॉर्मर भी रहे। इन्होंने 70 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, इंक्लूडिंग खालसा अखबार। तो एक वीकली खालसा अखबार छपता था पंजाब में, जो कि सिख धर्म को प्रोपिगेट करता था, उसके संपादक रहे ये। ही वॉज द सेकेंड एडिटर ऑफ द वीकली खालसा अखबार। 1886 में ये एडिटर बने थे। और इस न्यूज़पेपर के फाउंडर कौन थे? भाई गुरमुख सिंह, राइट। तो लाहौर में जब खालसा दीवान बना, लाहौर खालसा दीवान बनने के बाद वीकली खालसा अखबार शुरू किया गया, जिसके सेकंड एडिटर बने ज्ञानी दित सिंह जी। इनकी एक किताब बहुत फेमस है, दयानंद नाल मेरे संवाद या दयानंद नाल मेरा संवाद। जो आर्य समाज के फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके साथ इनकी एक कॉन्वर्सेशन हुई थी रिलीजन को लेकर। तो वो कॉन्वर्सेशन इन्होंने इस किताब में दर्ज की है, दयानंद नाल मेरा संवाद। उसके अलावा दुर्गा प्रबोध और भी बहुत सारी बुक्स सिख फिलॉसफी, सिख हिस्ट्री और सिख कल्चर के ऊपर इन्होंने लिखी हैं। तो ज्ञानी दित सिंह, अ वेरी प्रोमिनेंट नेम इन पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर, इनके नाम पर ये रोड का नाम रखा गया है। उसके बाद पॉलिटी और गवर्नेंस की बात करें, पंजाब लीड्स इन प्रोवाइडिंग स्टडी मटेरियल ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो गवर्नेंस से रिलेटेड ये एक न्यूज है कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट या एसर जो इशू की जाती है हर साल, इसे एक एनजीओ इशू करता है नेम्ड प्रथम। प्रथम नाम का एक एनजीओ है जो पिछले 15 सालों से एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इशू कर रहा है। इसमें बेसिकली रूरल एरियाज में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके लर्निंग आउटकम्स को जज किया जाता है कि जो देहाती इलाके हैं, गांव वाले इलाके हैं, उनमें जो सरकारी स्कूल हैं उनका लर्निंग आउटकम क्या है, बच्चे कितना समझ पा रहे हैं। तो ये इस साल सर्वे जो है वो थोड़ा अलग तरीके से किया गया क्योंकि कोरोना वाला ये साल है। तो फोन के ऊपर ये सर्वे किया गया, टेलीफोनिक इट वाज सर्वे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग जो निकल के आई वो ये कि पैंडेमिक और लॉकडाउन के दौरान कितने % बच्चे थे किस स्टेट में जिनको स्टडी मटेरियल प्रॉपरली मिलता रहा। तो हैरानी की बात यह है कि उसमें पंजाब हैज इमर्ज्ड एज द टॉप स्टेट। सो पंजाब हैज सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन अक्रॉस इंडिया in providing online learning material to students of government schools in rural areas। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। 87.1% स्टूडेंट्स जो कि रूरल एरियाज में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको मटेरियल प्रोवाइड हुआ है। और व्हाट्सएप वाज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम। व्हाट्सएप इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर प्रोवाइडिंग देम द मटेरियल। तो एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो, जिसको हम कहते हैं डिजिटल डिवाइड का, उतना ज्यादा उन पर असर नहीं पड़ा एज फार एज पंजाब इज कंसर्न। तो पंजाब में 87.1% है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हिमाचल प्रदेश विद 85.4%। एनीवे पंजाब हैज टॉप दिस लिस्ट, यानी कि पंजाब मटेरियल प्रोवाइड कराने में नंबर 1 रहा है। और सबसे पॉपुलर मोड था व्हाट्सएप। उसके बाद सर्वे में यह भी हाईलाइट किया गया कि 2 मेजर रीजन थे जिसकी वजह से बच्चों को स्टडी मटेरियल नहीं मिला। तो ये पंजाब की बात नहीं है, पूरे इंडिया की बात है कि जितने % बच्चों को मटेरियल नहीं मिला, उन्हें क्यों नहीं मिला। उसके 2 कारण थे। नंबर 1, लैक ऑफ स्मार्टफोन्स। बच्चों के पास स्मार्टफोन ही नहीं थे तो वो मटेरियल कैसे मिलता उनको। सेकंड, सम टीचर्स आर नॉट डूइंग एज मच एज दे शुड हैव। यानी कि पहला तो स्मार्टफोन का ना होना और दूसरा टीचर्स में विल पावर या विलिंगनेस का ना होना। ये 2 मेजर फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बच्चों को स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाया। उसके अलावा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी था कि 83.3% बच्चे ऐसे थे जिनके पास स्मार्टफोन है। सर्वे के अकॉर्डिंग जितने बच्चों पे सर्वे किया गया, 83.3% बच्चों के पास स्मार्टफोन है, इवन इन गवर्नमेंट स्कूल्स इन रूरल एरियाज, विच इज अ वेरी गुड डेवलपमेंट। तो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो है मिस्टर विजेंद्र सिंगला। इन्होंने इस डेवलपमेंट को बहुत ही अच्छा माना है कि पंजाब जो है वो एजुकेशन में बहुत अच्छा कर रहा है। एंड ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड इज व्हाट अदर स्टेट्स कैन लर्न फ्रॉम पंजाब। तो एक अच्छी न्यूज पंजाब के लिए। एसर के बारे में अगर हम देखें तो व्हाट इज एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये रूरल एजुकेशन और लर्निंग आउटकम्स को जज करने के लिए एक रिपोर्ट है जो हर साल आती है। पिछले 15 सालों से एनजीओ प्रथम इसको इशू कर रहा है और इस साल ये सर्वे फोन कॉल्स के थ्रू किया गया।
फाइनली हमारी लास्ट न्यूज आती है आज ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ग्राउंड वाटर गाइडलाइंस प्रोवाइड फाइन फॉर इलीगल एक्सट्रैक्शन इन पंजाब। पंजाब में ग्राउंड वाटर की कितनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है ये हम सबको पता है। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी पंजाब में ग्राउंड वाटर का लेवल हर दिन नीचे और नीचे जाता जा रहा है। तो अब पंजाब वाटर रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PWRDA ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस तैयार की हैं ताकि ग्राउंड वाटर इलीगल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को रोका जा सके और पानी को दोबारा से रिप्लेनिश किया जा सके। तो उन गाइडलाइंस को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे पंजाब में ग्राउंड वाटर की क्या सिचुएशन है। तो इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो PWRDA है इसकी परमिशन के बिना ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन से पानी अब एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकेगा। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है उसने पहले भी ऐसा करने की कोशिश की थी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग और डोमेस्टिक यूज को इससे एग्जेम्प्ट रखा गया है, यानी कि जो बड़ी इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उन्हीं पे ज्यादा इसकी पेनल्टी जो है वो पड़ने वाली है, बिकॉज दे यूज वाटर इन वेरी जाइगेंटिक क्वांटिटीज। तो एग्रीकल्चर के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए और डोमेस्टिक यूज के लिए उसके ऊपर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि MSMEs को भी इससे बाहर रखा गया है। तो कैसे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को रोका जाएगा? पूरी स्टेट को 3 जोन्स में बांटा जाएगा, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज जोन्स। तो पूरी स्टेट को जोन्स में क्लासिफाई किया जाएगा कि ये वाला जोन जो है ये ऑरेंज जोन है जहां पर ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा सीवियर है। जहां पर मॉडरेट प्रॉब्लम है वो येलो जोन, और जहां पर वो प्रॉब्लम ठीक है, जहां पर ज्यादा इशू नहीं है, उन्हें ग्रीन जोन क्लासिफाई किया जाएगा। उसके बाद हर जोन के अकॉर्डिंग वहां पर एक्सट्रैक्शन के लिए अलग अलग फाइन इंपोज किया जाएगा। जो लोग वाटर कंजर्वेशन मेथड्स को इंप्लीमेंट करेंगे यानी कि पानी को बचाने के तरीकों पे काम करेंगे, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम या फिर रिन्यूएबल एनर्जी जैसी चीजें, उन्हें वाटर कंजर्वेशन रिबेट तक दी जाएगी, यानी कि उन्हें जितना यूजुअल चार्ज किया जाता है उससे कम चार्ज किया जाएगा। यानी कि इट इज अ पॉलिसी ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो अगर आप एक्सप्लॉइट ज्यादा करोगे तो आपको पनिश भी किया जाएगा, और अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड भी किया जाएगा। दिस इज द व्हाट द न्यू पॉलिसी इज ऑल अबाउट। तो कुछ रेट्स डिसाइड किए गए हैं कि पर क्यूबिक मीटर कितना फाइन लगाया जाएगा जितनी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की जाएगी। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी पॉलिसी है जो बन रही है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को लेकर, क्या इतनी सिवियर है पंजाब में ये प्रॉब्लम? उसके लिए हमें कुछ सर्वेज देखने होंगे। व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन पंजाब? पंजाब में अगर ग्राउंड वाटर की सिचुएशन देखें तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग 2013 में पंजाब में 149% ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन थी, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे 1.5 गुना ज्यादा थी, जो 2018 में बढ़कर 165% हो गई। दैट मीन्स द एक्सप्लॉयटेशन इज गोइंग थ्रू द रूफ। With every year the exploitation is actually increasing. It shows groundwater depletion in all the states in India. Maximum percentage of wells. तो मतलब पंजाब में ग्राउंड वाटर की जो सिचुएशन है वो इंडिया में सबसे ज्यादा खराब स्टेट्स में से एक है। इसके अलावा और क्या सामने आता है सर्वे में? That संगरूर is one of the worst affected districts as far as groundwater crisis is concerned. संगरूर को डार्क जोन क्लासिफाई किया गया है। डार्क जोन का मतलब है जहां पे ग्राउंड वाटर 200 फीट से भी नीचे है। आप 200 फुट तक भी अगर बोर करेंगे ट्यूबवेल के लिए तो भी आपको पानी नहीं मिलेगा। दैट इज द सिचुएशन इन संगरूर। तो कई विलेजेस में तो फार्मर्स क्लेम करते हैं कि ग्राउंड वाटर 350 से लेकर 500 फीट तक नीचे जा चुका है। सो दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ दिस प्रॉब्लम इन सम एरियाज ऑफ पंजाब। तो एक रीसेंट ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई थी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने, जिसके अकॉर्डिंग आने वाले 20 से 25 सालों में पंजाब जो है वो पूरी तरह से ड्राई हो सकता है। द स्टेट विल ड्राई अप इन 20 to 25 ईयर्स। 1000 फीट तक चला जाएगा पानी नीचे, 300 मीटर्स तक पानी जो है वो नीचे चला जाएगा। और पंजाब के, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर, आउट ऑफ 138 ब्लॉक्स 110 ब्लॉक्स आर ओवर एक्सप्लॉइटेड इन पंजाब। पंजाब में कुल 138 ब्लॉक्स में से 110 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो ओवर एक्सप्लॉइटेड की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग जब इन
जोन्स को क्लासिफाई किया जाएगा तो 138 में से 110 जोन ऐसे होंगे जो कि ऑरेंज या येलो की कैटेगरी में आएंगे। सिर्फ 15 या 20 ऐसे जोन हैं जो कि ग्रीन जोन्स की कैटेगरी में फॉल होंगे। तो ग्राउंड वाटर की इतनी खराब सिचुएशन को देखते हुए ही पंजाब सरकार ने और PWRDA ने ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को रोकने के लिए ये पॉलिसी तैयार की है। So these were the important developments of Punjab for the third week of November 2020. I hope you liked this class, and if you liked it, do like, subscribe and share to our channel. Thank you and all the best for your exams.